नमस्कार दोस्तों। आप कैसे हैं? आशा है आप सभी ठीक ठाक होंगे। आप सभी का स्नेह और प्यार हमेशा इसी तरह बनी रहे। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं आज के समय में पुलिस काफी एडवांस हो चुकी है। अब इन्वेस्टिगेशन के काम में भी नए नए तरीके आ चुके हैं केस को सुलझाने के लिए। इसके बावजूद भी कुछ मामलों में पुलिस को बहुत ज्यादा मशक्कत करना पड़ता है। आज हम ऐसे ही उलझे हुए केस के बारे में बात करेंगे जो सुलझ कर भी अनसुलझा प्रतीत होता है और इन्वेस्टिगेशन करने वालों को इसकी भनक तक नहीं थी। यह घटना उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की है और यहीं मेरठ में एसएसपी ऑफिस है, जहां पर प्रशासन द्वारा अक्सर जन सुनवाई का कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें आम जनता की अगर कोई शिकायत हो, कोई समस्या हो, किसी चीज को लेकर सुझाव देना हो तो वो यहाँ पर आकर अपनी बात रख सकते हैं। इसे ध्यान से सुना जाता है और निवारण किया जाता है। ऐसे ही 7 नवंबर 2024 बृहस्पतिवार के दिन भी जन सुनवाई एसएसपी ऑफिस में चल रही थी। दौराला की सर्कल ऑफिसर ये कर रही थी। इसी बीच अचानक से एक आदमी इनके पास आता है। ये कहता है कि पिछले साल एक वारदात हुई थी, उसके मेन मास्टरमाइंड्स में से एक इसको भी बनाया गया था। यह आदमी उस जुर्म में जेल भी गया था और फिलहाल बेल पर बाहर घूम रहा है। लेकिन आज यह खुद पुलिस के पास आया, उसी केस के बारे में एक सनसनी खुलासा करने के लिए। वैसे वह केस काफी ज्यादा चर्चित था, जिसको लेकर मेरठ में काफी बवाल भी हुआ था। खासकर कोर्ट के वकीलों ने इस केस में काफी आवाज उठाया, क्योंकि मामला एक महिला अधिवक्ता का था, वकील का था। इसी केस में डायरेक्ट जुड़े हुए इस आदमी ने पुलिस के सामने ऐसी चीज बताई जिसने एक तरह से पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं, प्रशासन पर सवाल खड़े करने वाले थे। इसने कहा कि उस केस का मेन मास्टरमाइंड यह नहीं बल्कि कोई और है, जो सबसे ज्यादा अहम था। पुलिस ने उस पर ही ध्यान नहीं दिया। इसकी बातें सुनकर सर्कल ऑफिसर ने इससे पूछा, क्या जो तुम बोल रहे हो उसका कोई एविडेंस है, कोई सबूत है जो साबित कर सके? इस आदमी के पास कॉल डिटेल रिकॉर्ड, कॉल रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी फुटेज, सब कुछ थे। ऊपर से ये आदमी घटना को अंजाम देने के पीछे की जो वजह थी, उसका खुद चश्मदीद गवाह भी था। यह सब सुनकर ऑफिसर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फौरन इन्होंने एसएसपी को इस चीज के बारे में बताया। इसके बाद एएसपी लेवल पर इस केस की जांच बैठाने का फैसला लिया जाता है। यह केस ऑलरेडी इन्वेस्टिगेटिव हो चुका था, आरोपी पकड़े जा चुके थे, मोटिव मिल चुका था। लेकिन अब फिर से नए सिरे से केस की जांच करने की नौबत आन पड़ी। आखिर क्या था यह पूरा मामला? यह आदमी कौन था? इसने ऑफिसर को क्या बताया? आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं अंजलि गर्ग केस के बारे में। इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ डिस्ट्रिक्ट में आने वाले ट्रांसपोर्ट नगर थाना क्षेत्र से। यहीं एक पेट्रोल पंप के पीछे न्यू मेला कॉलोनी है, जहां पर 35 साल की एक महिला रहा करती थी, अंजलि गर्ग। ये एक एडवोकेट थी, अधिवक्ता थी और मेरठ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस किया करती थी। यह इस घर में अकेले ही रहा करती थी। 7 जून 2023 बिल्कुल सुबह सुबह लगभग 6 से 6:30 के बीच अंजलि अपने घर से दूध की बाल्टी लेकर निकलती हैं। इनका यह रोज का रूटीन था। हमेशा यह इसी समय पास की डेयरी से दूध लेने के लिए जाया करती थी। आज के दिन भी यह निकली। अब लगभग 6:30 बजे दूध लेकर जब अंजलि अपने अपने घर के गेट के पास पहुंची और ताला खोल रही थी, तभी अचानक से आसपास के पड़ोसियों को एक तेज आवाज सुनाई देती है। उन्होंने सोचा शायद किसी ने पटाखा जलाया है या फिर खंभे पर शॉर्ट सर्किट हुआ है। पर आखिर सुबह सुबह क्या हो गया? जब पड़ोसी चेक करने के लिए अपने अपने घर से बाहर निकले, तो उन्होंने अंजलि को उनके घर के गेट के पास जमीन पर पड़ा हुआ देखा। सिर से खून निकल रहा था, दूध की बाल्टी गिरी पड़ी थी। पड़ोसी देखने से ही समझ गए कि यहाँ पर क्या हुआ है। फौरन इन्होंने पुलिस को कॉल किया। किसी ने अंजलि को गोली मारकर उनका जीवन समाप्त कर दिया था। जब तक पड़ोसी बाहर निकले, तब तक वह बदमाश भाग चुके थे। कुछ ही मिनटों में टीपी नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। अंजलि को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, पर इनकी स्पॉट पर ही मृत्यु हो चुकी थी। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने भी ऑफिशियल मृत घोषित कर दिया। यह घटना अंजलि के घर के गेट के पास हुई थी। वह ताला भी खोल नहीं पाई थी। हालांकि यह इलाका काफी डेंस है, आसपास कई सारे घर हैं, लोग रहते हैं, लेकिन उस समय गली में कोई भी मौजूद नहीं था। कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। किसी ने ना तो उन बदमाशों को आते हुए देखा था और ना ही जाते हुए, क्योंकि यह मामला एक महिला वकील का था और पहले ही वकीलों की और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर प्रशासन पर सवाल उठ रहे थे। और आज इतना बड़ा कांड हो गया। पुलिस इस केस की जांच के लिए कई टीमों का गठन करती है। घटनास्थल पर हाई रैंक ऑफिसर आकर निरीक्षण करते हैं। शुरू में ही पुलिस को समझ में आ गया कि यह मामला लूटपाट का नहीं है बल्कि दुश्मनी का है। अंजलि की किसी से कोई दुश्मनी होगी, कोई रंजिश होगी।
आज पड़ोस के लोगों से शुरुआती पूछताछ में पता चला कि अंजलि तलाकशुदा महिला थी। इनका अपने ससुराल के लोगों से भी काफी समय से विवाद चल रहा था। पुलिस ने अंजलि के मायके में भी इस घटना के बारे में सूचना भेज दिया। अंजलि के माता-पिता और बाकी परिवार के लोग मेरठ में ही नौचंदी इलाके में रहा करते थे। जब उन्हें सूचना मिली तो वह मर्चरी पहुंचे। अंजलि का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। यहाँ घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था, जैसे उन पर दुख का पहाड़ टूट चुका था। पुलिस ने अंजलि के मायके वालों से अपनी बातचीत शुरू की, पूछताछ शुरू की। उन्होंने सीधे सीधे अपनी बेटी के कत्ल का इल्जाम ससुराल वालों पर लगाया। साथ ही सरला देवी, ससुर पवन गुप्ता और पति नितिन गुप्ता, यह लोग इनकी बेटी को सताते थे। 8 सालों से काफी परेशान कर रहे थे। 3 साल पहले बेटी नितिन से तलाक ले चुकी थी और न्यू मेवला कॉलोनी के इस घर में रह रही थी। हालांकि वह अपने ससुराल वालों के संपर्क में बिल्कुल भी नहीं थी, उनसे दूरी बनाकर रखा था, पर इसका अपने मायके आना जाना था। अंजलि के परिजनों ने ससुराल वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें सास, ससुर और पति को बकायदा नामजद भी कराया गया। उधर घटनास्थल पर न्यूज मीडिया के लोग भी पहुंच जाते हैं। तेजी से ये खबरें न्यूज में चलने लगी। जब घटना के बारे में वकीलों को पता चला तो उन्होंने उस दिन सारे काम रोक दिए। एसपी ऑफिस जाकर जल्द से जल्द कातिलों को पकड़ने की मांग करने लगे, वरना यह लोग प्रदर्शन करेंगे। पुलिस की टेक्निकल टीम ने अंजलि के घर के आसपास लगे जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे, सबको देखना शुरू कर दिया। एक टीम अंजलि के ससुराल के लोगों तक गई, जो टीपी नगर में ही रहते थे। इसी 7 जून को पुलिस ससुर पवन गुप्ता को उनकी दुकान से उठाती है और थाने लेकर गई, पूछताछ शुरू किया। इनकी पत्नी और बेटा बेटे के घर पर रह रहे थे। इन्होंने बहू के कत्ल में हाथ होने से सरासर मना कर दिया। यह तो अपनी दुकान पर रहते हैं, यहीं पर सोते हैं। सुबह में किसी ने शटर खटखटाकर बताया कि तुम्हारी बहू के साथ ऐसा हो गया है, जिसके बाद इनको पता चलता है उससे पहले का कुछ आइडिया नहीं। फिर कुछ घंटों के बाद पुलिस यहां पर आकर इन्हें उठाकर थाने ले गई। ससुर के अनुसार अंजलि के ऑलरेडी कई सारे दुश्मन थे। 35 से 40 लोगों के खिलाफ उसने केस कर रखे थे। उसके कई गुंडों से संपर्क थे, उठना बैठना था। उसने अपने ससुर को भी गुंडों से पिटवाया था। वो गुंडे रात में आकर दुकान का शटर पीटा करते थे। अंजलि ने तलाक के समय बेटे से 5 दुकानें ले ली थी, जिसका किराया उसको मिलता था। यही नहीं, फिलहाल वह जिस घर में रह रही थी, वह ससुर का है। इन्होंने कुछ वक्त पहले उस घर को बेच भी दिया था। फिर भी अंजलि उस पर जबरदस्ती कब्जा करके रह रही है। कागजात भी उसके पास हैं, वापस नहीं कर रही। ससुर और इनके परिवार ने अंजलि पर ऑलरेडी कई सारे एफआईआर कर रखे हैं, जिसका कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। ससुर ने आगे कहा कि इन लोगों का अंजलि से कोई लेना देना नहीं है। पुलिस बेकार में इन पर शक कर रही है। पुलिस ने ससुराल के लोगों से विवाद के अलावा यह भी देखना शुरू किया कि अंजलि ने कितने लोगों पर मुकदमे कर रखे हैं, किनके किनके खिलाफ कानूनी रूप से लड़ रही हैं। इसके अलावा अंजलि गर्ग की हिस्ट्री भी निकाली गई। जीवन में क्या क्या घटनाएं हुई, इसके मायके वालों से आगे की जानकारी ली जाती है। अंजलि पहले ऐसी लड़की नहीं थी जो किसी से भी दुश्मनी मोल ले, और ना ही उसको वकील बनना था। अंजलि के भाई के अनुसार ये लोग पहले खुर्जा में रहा करते थे। अंजलि ने वहीं से शुरुआती पढ़ाई लिखाई की। इसको पढ़ना लिखना बहुत पसंद था। ये 10वीं से लेकर 12वीं से लेकर ग्रेजुएशन तक हमेशा अच्छे नंबर लाए, अव्वल रही। इन्होंने इकोनॉमिक्स में एमए किया, उसमें भी अच्छे मार्क्स लाए। आगे इकोनॉमिक्स में ही पीएचडी करती हैं। 2009 तक पिता जयप्रकाश गर्ग मेरठ के जागृति विहार आ गए, जो नौचंदी क्षेत्र में है। यहीं पर पिता ने स्टील के बर्तन की दुकान खोली, जो ठीक ठाक चलने लगी। 2012 में अंजलि गर्ग की शादी नितिन गुप्ता से होती है, जो एमबीए ग्रेजुएट था और दिल्ली की किसी कंपनी में जॉब करता था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नितिन गुप्ता सीए भी था और दिल्ली में प्रैक्टिस करता था। शादी के कुछ वक्त तक तो घर में सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन फिर नितिन अपनी नौकरी छोड़ दिया और घर पर बैठ गया। बात बात पर ही यह और इसकी मां दोनों अंजलि को ताने मारते थे, कभी कभी पिटाई भी कर देते थे। 2015 तक अंजलि सब कुछ सहन करती रही। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि नितिन को तलाक देने का मुकदमा डालना पड़ा। दरअसल अंजलि 2015 में कुछ महीनों की गर्भवती थी। उसमें भी ससुराल वाले इसको परेशान करते थे, मारपीट करते। इसके चलते अंजलि के गर्भ में पल रहे बच्चे के जीवन पर असर पड़ा। मारपीट के कारण कॉम्प्लिकेशंस आ गई, जिसके बाद बच्चा गिराना पड़ गया। इस घटना ने अंजलि को बहुत ज्यादा दुखी कर दिया था। इसी वजह से इसने तलाक का केस कर दिया। मुकदमा शुरू होने के बाद तो यह अपने ससुराल से निकल चुकी थी। यह अपनी जीविका चलाने के लिए हापुड़ के एक संस्कृत विद्यालय में और एनएस कॉलेज में पढ़ाने लगी। अब अंजलि की पूरी जिंदगी बदल चुकी थी। इसी दौरान ससुराल वालों ने अंजलि और उसके परिवार पर धोखाधड़ी का मुकदमा कर दिया।
कि 5 दुकान लेने के बावजूद भी अंजलि तलाक नहीं दे रही है। इसके चलते अंजलि के पिता को और भाई को जेल जाना पड़ा था। इसी के बाद अंजलि ने फैसला किया कि यह वकालत की पढ़ाई करेगी ताकि अपने हक की लड़ाई लड़ सके। इन्होंने सालों तक मेहनत करके एलएलबी किया, फिर एलएलएम किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद यह मेरिट बार एसोसिएशन के सदस्य बनी और सेशन कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगी। इस घर को लेकर भी अंजलि और ससुराल के लोगों में झगड़ा चल रहा था। ससुराल वालों ने घर को किसी और को बेच दिया था, लेकिन अंजलि उस पर कब्जा करके रह रही थी और खाली नहीं कर रही थी। वहीं अंजलि का कहना था कि इस घर पर इसका अधिकार है। ससुर ने धोखे से अपने नाम कराया था और बेच दिया। पुलिस को आगे तस्ती में पता चलता है कि अंजलि ने 20 दिन पहले 18 मई को मेरठ आईजी को लेटर लिखा था और शिकायत की थी। इसने अपने ससुर पवन गुप्ता पर आरोप लगाया। यह आदमी 17 मई की शाम 2 संदिग्ध लोगों को इसके घर के पास लाकर घर दिखा रहा था। अंजलि को शक है कि वह कुछ गलत करने वाले हैं। अगर इसके साथ कुछ अनहोनी होती है तो उसके पीछे का जिम्मेदार ससुर पवन गुप्ता होगा। आगे लिखा कि ससुर इसका पीछा करता है, गलत सलत चीजें बोलता है, भरे बाजार में गाली देता है। जब ये टेम्पो से जाती है तो स्कूटी से पीछा करता है। अंजलि ने इसको लेकर 2-3 वीडियोस भी बना रखे थे जिसमें ससुर पीछा करते हुए दिख रहा था। वह घर के बाहर आकर हंगामा करता था। पुलिस की टेक्निकल टीम जो कैमरों की जांच कर रही थी, उन्हें एक बहुत बड़ा सुराग मिला। घटना के समय इन्हें एक स्कूटी नजर आई। उस पर 2 संदिग्ध लोग बैठे हुए थे। आगे बैठा आदमी मास्क पहना था और पीछे बैठा आदमी चेहरे पर रुमाल लगाया था। यह आदमी पीछे एक बैग भी टांगा हुआ था। पुलिस को शक हुआ कि यही दोनों आदमी होंगे जिन्होंने घटना को अंजाम दिया। टाइमिंग से बिल्कुल मैच कर रहे थे। इनके अलावा कोई और संदिग्ध नहीं दिखता है, मगर इनका चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा था। स्कूटी का रजिस्ट्रेशन नंबर भी साफ साफ नहीं दिखा। लेकिन पुलिस को जो भी चीजें समझ में आई उनको ध्यान में रखा गया, जैसे कि उन्होंने कैसे कपड़े पहन रखे थे, स्कूटी का रंग रूप कैसा था। इसको ही लेकर सीसीटीवी के जरिए इनका पीछा करना शुरू किया जाता है। जिन जिन रास्तों पर ये गए थे, वहां वहां पर लगे कैमरों को देखा जाने लगा। यहाँ जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया था, उससे पुलिस को लगा कि इसमें प्रोफेशनल कातिल शामिल होंगे। अंजलि जिनके खिलाफ मुकदमे करके कानूनी लड़ाई लड़ रही थी, पुलिस ने उनके बारे में पता किया। इसमें कुछ ऐसे नाम थे जिन पर पुलिस को संदेह जाता है। अंजलि के कॉल डिटेल रिकॉर्ड भी निकाले गए थे। उसमें भी इन लोगों के नाम मिले। यह थे मेरठ के रतन नगर भोला रोड निवासी बिल्डर सुरेश भाटी, प्रेम विहार माधवपुरम का रहने वाला बेकरी बिजनेसमैन यशपाल सिंह। तीसरा था मेरठ के टीपी नगर का रहने वाला नीरज शर्मा। यह ऑक्शन में बिकने वाली गाड़ियों का बिजनेस करता था। इसकी पत्नी एक ब्यूटिशियन थी। वैसे नीरज अंजलि का जानकार था, लेकिन कुछ मतभेदों के चलते आपस में बनती नहीं थी। ससुर ने जिनको यह घर बेचा था, उसमें ये बिल्डर सुरेश भाटी, यशपाल सिंह और एडवोकेट प्रदीप शर्मा थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह मकान करोड़ों रुपए का था, लेकिन ससुर ने केवल इसको कुछ लाख रुपयों में बेचा। इस चीज से भी पता चलता है कि ससुर ने पारिवारिक कलह के चलते बहू को सबक सिखाने के लिए इसको कम दाम में बेचा था। अगर सच में यह घर इसका ही होता तो कम दाम नहीं लगाता, क्योंकि करोड़ों का घर ऐसी कीमत पर मिला है तो यह खरीदने वाले भी लालच में आ गए थे। घर खरीदने के बाद सुरेश और यशपाल ने अंजलि को जबरन घर से निकालने की कोशिश की। सुरेश ने सहारनपुर के दरोगा से सेटिंग करके अंजलि के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी थी। झूठी चोरी की अंजलि वह केस लड़ करती है। जांच में पता चल जाता है कि वह एफआईआर फर्जी थी। इसके चलते दरोगा भी निलंबित हो गया था। फिर अंजलि ने तत्कालीन एसएसपी से शिकायत करके रमेश यशपाल समेत 5 लोगों पर डकैती का मुकदमा दर्ज कराया। केस इतना स्ट्रैंग बना कि वह जेल भी गए। अंजलि फिर से उस मकान को अपने कब्जे में ले लेती है। इसने नीरज पर भी 4-5 एफआईआर करा रखी थी, क्योंकि उसने अंजलि के फेसबुक वॉल पर कुछ आपत्तिजनक कमेंट्स कर दिए थे। उधर पुलिस ने 2 दिनों तक लगातार पूछताछ करने के बाद अंजलि के ससुराल वालों को क्लीन चीट दे दिया। उन्हें छोड़ दिया जाता है। अब पुलिस के रडार से अंजलि के सास, ससुर और पति हट गए, लेकिन सुरेश, यशपाल और नीरज आ जाते हैं। पुलिस ने इन तीनों की सीडीआर और लोकेशन निकलवाई। उधर सीसीटीवी से पता चला कि घटना को अंजाम देने के बाद वह स्कूटी प्रताप विहार की तरफ गई थी। पता चला कि प्रताप विहार में भी नीरज का घर है। क्या वो दोनों संदिग्ध लोग स्कूटी से नीरज के घर पर गए थे? घटना के बाद पुलिस ने नीरज पर और ज्यादा ध्यान केंद्रित किया। इलाके में घटना से पहले जितने भी नंबर्स एक्टिव थे, उनका डंप डाटा निकलवाया गया। इसमें कुल 5,000 नंबर्स सामने आते हैं। यह सब कुछ घटना के 2 दिनों के अंदर ही चल रहा था। नीरज के कॉल डिटेल्स और बाकी टेक्निकल जांच में मिला कि आदमी 3 नंबर्स यूज करता था।
लेकिन इसमें से 2 नंबर्स ऐसे थे जो घटना के 2 दिन पहले स्विच्ड ऑफ हो गए थे, बंद हो गए थे। उसके बाद नीरज दूसरा कोई और 2 नंबर यूज करने लगा। इन दोनों नए नंबर से ये सबसे ज्यादा 4 लोगों से कांटेक्ट में रहा। इसमें से 2 लोग थे, सुरेश और यशपाल, और बाकी 2 अनजान थे। अब पुलिस ने इन्हीं दोनों अनजान नंबर्स की डिटेल्स निकाली। इसमें से एक था मेरठ के लिसाडी गेट, रेलवे लाइन के पास रहने वाला अनुज नामक आदमी का, और दूसरा था बेरीपुरा का रहने वाला रोहित का। अब पुलिस की टीम्स निकल पड़ती है इन सबको उठाने के लिए। 48 घंटों के अंदर ही पुलिस यशपाल, नीरज और अनुज को पकड़ने में कामयाब हो जाती है। यह तीनों अंजलि गर्ग के कत्ल को स्वीकार कर लेते हैं। इन्होंने वह कांड करवाया था, किया था। नीरज ऑक्शन में बिकने वाली गाड़ियों की खरीद बेंच करने का काम करता था। वहीं से इसने स्कूटी भी लिया था। इसी ने सुपारी के कातिल अनुज को ढूंढा। 3 लाख रुपए में डील फिक्स हो जाती है। इस केस में यशपाल और सुरेश ने 1-1 लाख रुपए दिए थे। नीरज पर ही सारी जिम्मेदारी थी सब कुछ इंतजाम करने की, स्कूटी से लेकर हथियार तक। यह सारी प्लानिंग और बाकी चीजें मई के शुरुआती दिनों से ही चल रही थी, लेकिन बीच में निकाय चुनाव की वजह से प्लान को डिले करना पड़ा। इन लोगों ने रेकी भी की थी। अनुज 5 लाख रुपए एडवांस में लेता है। इसने अपने साथी रोहित को इस प्लान में शामिल किया। घटना से पहले 6 जून को नीरज ने दोनों सुपारी के कातिलों को, यानी अनुज और रोहित को, अपने प्रताप विहार के घर पर बुला लिए थे। वहीं पर दोनों रहते हैं, शराब पार्टी करते हैं, खाना पीना खाया। जब भोर हुआ तो नीरज ने इन्हें जगाकर हथियार दिया। यह इसने गोल्डी उर्फ सागर नामक आदमी से 22,000 में खरीदे थे। साथ में 4 कारतूस भी खरीदे थे। गोल्डी कुख्यात बदन सिंह बद्दो का करीबी था। यह कॉलोनी में अपना वर्चस्व कायम करना चाहता था, तो अनुज और रोहित हथियार लेकर स्कूटी से सुबह के 5:45 पर निकल गए। लगभग 6:30 के आसपास घटना को अंजाम दिया और सीधे नीरज के घर पर आते हैं। 50,000 इन्होंने पहले ही ले लिए थे और 50,000 घटना के बाद में ये बचा, बाकी 1 लाख वह कुछ दिन बाद देने थे मगर इससे पहले ही पुलिस 3 लोगों को पकड़ लेती है। पुलिस की सर्वनाश टीम पकड़े गए आरोपियों से भागे हुए आरोपियों की कार डिटेल्स लेकर उनकी लोकेशन ट्रैक करने लगी। 9 जून की रात तक बागपत रोड से रोहित को गिरफ्तार किया गया। यह बाइक से भाग रहा था। 11 जून तक सुरेश भाटी भी गिरफ्त में आ जाता है। 14 जून तक तमंचा बेचने वाला गोल्डी भी पकड़ा गया। यशपाल और सुरेश ने मकान को खाली करवाने के लिए और अंजलि ने जो मुकदमे कर रखे थे उसका बदला लेने के लिए यह कांड करवाया। इधर नीरज भी कोर्ट मुकदमे से परेशान होकर मामला बाद से सुलझाने की रिक्वेस्ट करता है अंजलि से, लेकिन वह नहीं मानती। इस वजह से इसने भी दुश्मनी मोड़ ले ली। इसके चलते इन लोगों ने घटना को साथ में मिलकर अंजाम दिया। पुलिस इन सबको जेल भेज देती है। इसमें नीरज, यशपाल और सुरेश मेन मास्टरमाइंड बनाए गए। इनमें भी मुख्य था सुरेश। आरोपियों के पास से 2 स्कूटी, 2 फोन ऑफ सिम कार्ड और एक तमंचा बरामद हुआ। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि एक आदमी 7 नवंबर 2024 को एसएसपी ऑफिस जन सुनवाई के दौरान गया था। वो आदमी नीरज शर्मा था। 26 फरवरी 2024 को यह बेल पर बाहर आया था। इसने जो सनसनी खुलासा किया उससे पुलिस चकित रह जाती है। इसने बताया कि केस में मेन साजिशकर्ता तो अंजलि के ससुराल के लोग थे। उसके ससुर पवन गुप्ता, सास सरला गुप्ता, पति नितिन गुप्ता और उनका साथी दुष्यंत शर्मा। 28 मई 2023 को इन लोगों ने नीरज को कॉल करके अपनी दुकान पर बुलाया और कहा कि अंजलि का काम तमाम करवा दो। उसने परेशान कर रखा है, सारी प्रॉपर्टी कब्जा कर रखी है, बहुत सारे मुकदमे कर रखे हैं। इनके खिलाफ बदले में तुमको कैश देंगे और साथ में 5 दुकानें देंगे जो टीपी नगर में है। तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की जिंदगी संवर जाएगी, लेकिन इसमें एक शर्त थी कि इनका नाम नहीं आना चाहिए केस में। इसी वजह से नीरज अरेस्ट होने के बाद इस परिवार का नाम नहीं बताता है, बल्कि इस तरफ तो सुरेश और यशपाल भी साजिश कर रहे थे, उनका नाम लिया। 28 मई को बात होने के बाद ससुर डेली नीरज को कॉल करके परेशान करने लगा कि अंजलि को हटा दो। रास्ते से दिन में ये 8 से 10 बार कॉल करते थे, लेकिन यह टालता रहता है, कहता कि अभी समय नहीं आया है। 2 जून को अंजलि के ससुर और पति वापस से नीरज को कॉल करके दुकान पर बुलाते हैं। कहा कि अंजलि ने इनकी बहुत पिटाई की है, आए दिन मारती है, तुम उसको आज ही रास्ते से हटा दो, हम तुम्हें तय पैसों से कुछ पैसे एक्स्ट्रा देंगे। इसके बाद नीरज मान जाता है और तमंचे का इंतजाम किया। फिर अगले दिन 3 जून को ससुर पवन की स्कूटी की डिग्गी में उसे रखकर उसे और उसके बेटे से कहा कि आज ये काम कर देगा। इसके बाद नीरज इसी स्कूटी से निकल पड़ा। पीछे ससुर भी बैठ जाता है। यह लोग बेगम पुल तक अंजलि का पीछा भी करते हैं, लेकिन मौका नहीं मिल पाया, घटना को अंजाम नहीं दे पाए। अंजलि बच गई। पवन गुप्ता ही 4 जून से लेकर 7 जून के बीच अंजलि की डिटेल्स दे रहा था। नीरज को पवन इसके तीनों नंबर पर लोकेशन भेजता।
7 जून की सुबह में 5 बजे भी इसने लोकेशन भेजे थे। नीरज ने आगे पुलिस को बताया कि घटना से पहले ससुराल वालों ने इसे 1 रुपए लाख एडवांस में दिए थे। उसके बाद ये खुद तो जेल चला गया था। जब ये बेल पर बाहर आया तो बाकी पैसे लेने के लिए और दुकान लेने के लिए उनके पास गया, लेकिन वह बार बार टाल रहे थे। आगे इसे समझ में आ जाता है कि वह लोग पैसे देने वाले नहीं हैं, दुकान भी नहीं देंगे। इसी धोखाधड़ी के चलते गुस्से में आकर नीरज पुलिस के पास गया था। इसने जो भी अंजलि के साथ किया, इसे पछतावा भी हो रहा था। ससुराल वाले ही अंजलि को परेशान करते थे। यह खुद उसका चश्मदीद गवाह है। उसे घर से निकालने के लिए इन्होंने ऐसा किया। नीरज ने सारी कॉल रिकॉर्डिंग्स, कॉल करने की टाइमिंग डिटेल्स, इसके दुकान पर भी ससुर मिलने के लिए आता था। कहता कि अंजलि को हटा दो। उस दुकान की सीसीटीवी फुटेज, सब कुछ इस आदमी ने पुलिस को सौंपने को कहा। इसके बाद ये चला तब सुने, पुलिस ने वापस से केस की जांच करने के लिए 3 टीम्स बनाई। नीरज ने यह भी पुलिस से कहा कि अगर सबकी लोकेशन निकाली जाए तो सबकी एक साथ मिलेगी, जो घटना को एस्टेब्लिश कर सकता है कि सभी लोग मिले हुए हैं। इसने अभी सबूत दिए नहीं थे। देने वाला था। 2 दिन तक पुलिस इसका इंतजार करती है। पुलिस ने इसको कॉल किया तो उसने बोला कि 9 नवंबर यानी शनिवार की शाम को ये आएगा सबूत लेकर। मगर इस तारीख को ये आता नहीं है। इसका मोबाइल फोन बंद हो गया। जब पुलिस की टीम इसके घर पर गई तो वहां पर ताला पाया। पुलिस का कहना है कि यह आदमी केस में आरोपी है, इसलिए इसकी बातों पर ऐसे ही भरोसा नहीं कर सकते। क्या पता कि यह फंसा रहा हो उनको। जब तक ये सबूत नहीं दे देता, पुलिस एक्शन नहीं ले सकती। केस में चार्जशीट फाइल हो चुकी है, तो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके अपनी राय बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। मैम।